हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यूमेरिकल पोर्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। अभी तक आपने पता है क्या सीखा था? अभी तक आपने सीखा था चार्ज के बारे में और कूलम्स लॉ के बारे में, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे। वीडियो को छोटा मैं बना के चल रहा हूँ, लगभग 20 मिनट की मैं वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ताकि बोर्डम ना लगे। ठीक है, तो टाइम को मैनेज करते हुए अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूँ, इसमें समझाना थोड़ा सा ज़्यादा होता है स्टूडेंट। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लेके चल रहा हूँ कि दो दो न्यूमेरिकल करके या पांच पांच न्यूमेरिकल करके, वॉट एवर द कंडीशन इज दैट, मतलब जितना भी आपका टाइम लिमिट के अंदर काम हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन के अंदर आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन के अंदर आपका सामने लिखा हुआ है कि आपको बताना है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। सबसे छोटा इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है, सबसे कम इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, अगर चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आपको सबसे कम अमाउंट का फोर्स निकालना था तो सबसे कम अमाउंट का फोर्स सबसे कम अमाउंट के चार्ज पर ही लगता है। तो सबसे कम अमाउंट का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, और हम ये मान के चलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ई सिंबल से बता देता हूँ, और उसी के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ई सिंबल से बता देता हूँ। इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 1 मीटर। अब मेरे पास एक चार्ज ये है जिसे मैंने Q1 नाम दे दिया, एक चार्ज ये है जिसे मैंने Q2 नाम दे दिया। तो चार्जेस का तो नाम पता चल गया मुझे, Q1 Q2 है। अब इनके बीच में फोर्स निकालना है, तो इजी फॉर यू। फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इनके बीच में 4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका था? आपका फोर्स का था। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि मैं इनकी वैल्यू लिखने वाला हूँ। जैसे फोर्स तो मैंने लिख दिया, 1/4πε0 की वैल्यू याद रखनी है, 9 × 10⁹ पहला जो चार्ज है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो 1.6 × 10⁻⁹। दूसरा जो आपका चार्ज है वो भी कौन सा चार्ज है? आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो भी मैं कितना लिख दूंगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, और अपॉन में 1 का स्क्वायर, यानी कि जो डिस्टेंस था इनके बीच में उसका स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा? 16 की 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 16 16 या 256 होता है, जिस कारण ये आ जाएगा 2.56। और फिर 1.6 और 1.6 की मल्टीप्लाई करके जो ये आया है आंसर, उसकी मल्टीप्लाई मुझे करनी पड़ेगी किससे? 9 से। सिमिलरली इनटू में यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 9, फिर -19, फिर -19। नीचे है 1 का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 ही मौजूद है उसके अंदर। अब मैं 9 6 × 54, 9 5 × 45, 9 2 × 18, 18 में मैंने 5 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा आपका? 23 इंटू 10 की पावर -10 -19। तो जवाब में मेरे पास बच रहा है 23.04 इंटू 10 की पावर -29। अब ना इस बात पे आप गौर करिएगा, ये जो आया है आंसर, इसके यूनिट क्या हो गई? न्यूटन हो गई। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, जब मेरा ये आंसर आ चुका है तो आप समझ ही गए होंगे कितना आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद मैं थोड़े से टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, जो आपके लिए थोड़ा सा 11th क्लास पे भी बेस होगा। तो हम लोग इस टफ क्वेश्चन को करने वाले हैं। इतना टफ भी नहीं है, थोड़ा सा बेसिक ही है, लेकिन जिन बच्चों ने 11th सही से नहीं करी होती है उन्हें टफ लगता है। तो हमारे पास ये 11th क्वेश्चन है ना। 11th क्वेश्चन को एक बार सही तरीके से रीड कर लेते हैं। तो देखो, जब 11th क्लास क्वेश्चन को हम रीड करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है कि 3 चार्जेस हैं। एक चार्ज है मेरा Q1 जो कि 1 माइक्रो कूलम का है, एक चार्ज है मेरा Q2
जो कि -2 माइक्रो कूलम का है, और एक चार्ज है मेरा 3 माइक्रो कूलम का। ये ना कोनों पे रखे गए हैं, वो भी किसके, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के। और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत ये थी कि उसका इन वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। आपको बताना है कि आपके पास जो Q1 चार्ज था उसके ऊपर नेट, उसके ऊपर जो रिजल्टेंट पूरा ओवरऑल इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो कैसे लगेगा। तो इसमें हम एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का उपयोग कर रहे हैं और थोड़ा सा वेक्टर का नोटेशन यूज़ कर रहे हैं। आप ज़रा उस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो कंडीशंस के अनुसार मेरे को जो ये क्वेश्चन गिवन है, तो मैं इसके लिए पहले एक ट्रायंगल बना देता हूँ। एक ये रहा पॉइंट, एक ये रहा पॉइंट, एक ये रहा पॉइंट। तो ये इस तरीके से मेरी, जो कि किसकी है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंटों के नाम रख देते हैं ए, बी और सी। इनके बीच की दूरी तो हमें पता ही है, ए से बी तक की दूरी कितनी होगी, 1 मीटर। सिमिलरली फॉर द ए टू सी और सिमिलरली फॉर द बी टू सी। इसके बाद मैं बोलता हूँ, मैंने कहा कि Q1 चार्ज मेरा जो है वो यहाँ पे रखा है, मान लीजिए बी पॉइंट पर। इसको मैंने नाम दे दिया 1 माइक्रो कूलम। फिर मैंने कहा कि यार दूसरा चार्ज कौन सा है मेरा, वो है मेरा लगभग -2 माइक्रो कूलम। और मेरे पास ए पे कौन सा चार्ज रखा है, 3 माइक्रो कूलम। ठीक है, माइक्रो से परेशान ना हो, आप याद रखना कि 1 माइक्रो कूलम में 10⁻⁻6 कूलम होते हैं। तो वो चीज़ तो बाद में सही हो जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी इसका ध्यान रखना। मुझे नेट फोर्स बताना है, तो मैं पहले तो ये बात जानता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल कितने होंगे आपके, 60-60 डिग्री पे होंगे। ठीक है, अब जब मैं ये बात जान गया कि ये 60-60 डिग्री पर है, तो अब मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगा कि ए भी पॉजिटिव चार्ज है और बी भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ए और बी में जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, और फोर्स ऑफ रिपल्शन का डायरेक्शन ये रहा। इसे हम बोल देंगे फोर्स 1। ओके, और बी से सी के ऊपर, क्योंकि बी जो है, बी पे जो चार्ज रखा था वो आपका क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, और सी वाले पे जो रखा है वो नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, तो बी से ये सी की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो मैंने देखो ये एरो जो बनाया है ये फोर्स के लिए बनाया है, मैंने कहा कि ये दूसरा फोर्स हो गया F2। अब आप इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको ऐसे दिखेगा कि मान लीजिए कि आपका एक F1 फोर्स का डायरेक्शन ये रहा और आपके एक F2 फोर्स का डायरेक्शन ये रहा मेरे प्यारे बच्चों। अब आप ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना था। तो बेसिकली जब आप इन दोनों के बीच में एंगल देखते हैं तो पूरे 180 में से 60 को माइनस करा दीजिए, कितना बचेगा, क्योंकि आप जानते हैं ना स्ट्रेट लाइन आपका लीनियर पेयर से पूरा कितना एंगल बनाता है, 180 बनाता है। तो इस पूरे 180 में से, जब मैं आपको ऐसे मार्क कर रहा हूँ ना, ये देखिए ये इस पूरे 180 में से अगर आप ये बचा हुआ 60 डिग्री माइनस कर देंगे, अगर ये बचा हुआ ये 60 डिग्री माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो बचेगा एंगल वो ये बचेगा 120। तो मैं बताता हूँ आपको ये कितना एंगल हो गया आपका, 120 हो गया। इतनी इन्फॉर्मेशन क्लियर होने के बाद अब मैं वेक्टर कॉन्सेप्ट का मदद लेता हूँ। वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट ज़रा देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं इसके अंदर ना एक काम करता हूँ, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँगा एज पर द वेक्टर कॉन्सेप्ट, तो बोलूँगा अंडर रूट में F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और साथ में कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। अब मैं आपको बताता हूँ, F1 निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला उपलब्ध है। F1 निकालने के लिए फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सेम फॉर्मूला F2 के लिए भी है, और यहाँ पे थीटा की जगह आप कितना लिख देंगे, 120। तो बेटा ये क्वेश्चन ज़रा आप सॉल्व करके देखिएगा। पहले मैं इस वीडियो को 2 मिनट आपसे रिकमेंड करता हूँ कि आप 2 मिनट इस वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आप मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है बच्चों, ठीक है।
तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा। होप सो आपने सॉल्व करा होगा। मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अब आप देखिएगा इसमें जवाब मेरा। अगर आपको इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ही था तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट में 1/4πε0 यानी कि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर प्लस के Q1 Q3 अपॉन आर स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर प्लस 2 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और आप मैंने ये जो कॉस थीटा है इस कॉस थीटा की जगह लिख देंगे कॉस 120 डिग्री। अब मैं आपको इसके अंदर बेसिक बात बता देता हूँ कि k की वैल्यू आप इसमें लिख दीजिएगा 9 इंटू 10⁹, रेस्ट इज अप टू यू, आप कैलकुलेट करिए इसे। Q1 की जो वैल्यू है आपकी इसके अंदर रहेगी 1 माइक्रोकूलम, और 1 माइक्रोकूलम को ऐसे लिखेंगे 10⁻⁻6 कूलम। Q2 की वैल्यू आपकी इसके अंदर रहेगी 3 माइक्रोकूलम, तो आप लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, या वॉट एवर द क्वेश्चन इज स्टेटिंग। -2 कह रहा है क्वेश्चन तो हम -2 लिख देते हैं, इट डजेंट मैटर। तो मैंने यहाँ पे और Q3 की जगह बच्चा पलटी आप क्या लिख देंगे 3 माइक्रोकूलम। अब सिंबलाइजेशन की बात आ रही है, क्या हम माइनस का सिंबल यूज करें क्वेश्चन करते हुए? तो बेटा बिल्कुल ना करें, कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात, अब इसके अंदर अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो cos 120 होता है ना, फॉर द बायो स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग द बायो, जिन्होंने बायो ले रखी है उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो cos 120 डिग्री होता है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप इसे ऐसे लिखेंगे cos 180 माइनस का 60 डिग्री एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सिल्वर टी कप, यानी कि क्वाड्रेंट रूल अगर आपको पता है। और अगर आपको नहीं पता क्वाड्रेंट रूल, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस फॉर्मूले को रट लें। 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस के कॉस थीटा के बराबर होता है, और साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। सो वी आर पुटिंग हियर ओनली द सिंबल लाइक दिस माइनस का, एंड cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू जो है आपको याद होनी चाहिए कि कितनी होती है 1/2। तो अब आप जान गए हैं cos 120 की जगह आप लिखेंगे माइनस का 1/2, k की जगह आप जान गए हैं ये वैल्यू लिखेंगे, Q1 Q2 और Q1 Q3 इन सब की वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपको इसमें आंसर मिल जाएगा। आंसर नहीं मिले तो कमेंट सेक्शन में कृपया करके मुझे बताइएगा, मैं पिन कमेंट कर दूंगा ताकि आप इसको पूरा देख भी पाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपनी प्रैक्टिस ज़रूरी है स्टूडेंट्स, तो आप एक बार कॉपी अपने सामने रख के इसे सॉल्व ज़रूर करें। न्यूमेरिकल्स आपको मैं सारे करवाऊँगा, ऐसा नहीं है कि सारे ना हो। तो ये वीडियोस मेरी उनके लिए खास हेल्पफुल हो जाती है जो कॉन्सेप्ट को डेप्थ में करना चाहते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कॉन्सेप्ट को डेप्थ में ना करके ऊपर ऊपर से देखना चाहते हैं, तो मेरे वो न्यूमेरिकल वाले सेशन की 2-3 वीडियो देखनी उनके लिए सफिशिएंट होंगी, बाकी वो कॉन्सेप्ट ही पढ़ लें बस। लेकिन मेरा मानना ये है कॉन्सेप्ट जब ही आप बढ़िया तरीके से समझ पाते हो जब आप न्यूमेरिकल करते हो, इसलिए न्यूमेरिकल्स पे मैं फोकस ज़्यादा करूँगा, बाकी वीडियो वालों की तरह नहीं कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दिया बस अपने आप करते रहो। न्यूमेरिकल उठाए कहाँ से गए हैं, सवाल ये उठता है जहाँ से आप देख पाए। न्यूमेरिकल जो मैं करवा रहा हूँ DC पांडे नाम की एक बुक है और SL अरोड़ा नाम की बुक है, उनमें से करा रहा हूँ। HC वर्मा का सेशन ये सारा कंप्लीट करने के बाद होगा, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को इसे सॉल्व करें
और सॉल्व करने के बाद मुझे अपना जवाब दें। इसके बाद स्टूडेंट्स मेरे सामने एक कंडीशन आती है जिसके अंदर मुझे इसके अंदर डायरेक्शन भी फाइंड करना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप जो कंडीशन होती है वो उसकी लगाएंगे जो आपकी 11th क्लास के अंदर थी। तो 11th क्लास में डायरेक्शन फाइंड करने का क्या तरीका था? 11th क्लास में डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका था tan अल्फा इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस p कॉस थीटा। तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये हैं क्या क्या चीज़ें? जो b है उस जगह आप लिख देना f2 साइन 120, a है उस जगह लिख देना f1, b जो है उस जगह लिख देना फिर से f2 कॉस 120। तो आपको इसमें से आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर। ठीक है, नहीं ये लगभग 79.2 आएगा। आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्री की टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो बताइएगा। ओके, बाय बाय।